नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 4 आंकड़ों के प्रबंधन में। जैसा कि इस अध्याय का नाम ही आंकड़े हैं, तो आंकड़ों का मतलब होता है सूचनाएं। आंकड़ों का मतलब होता है सूचनाएं। सूचनाओं को एकत्र करना ही आंकड़े हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हम। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि विभिन्न स्थितियों में एकत्र की गई सूचनाएं हमारे आंकड़े कहलाती है। और इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझें तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ देखिए आप कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने में रुचि रख सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए वह अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाइयां लिखेगी और इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करेगी और तदनुसार उनकी व्याख्या करेगी। आगे बताया गया है कि कभी कभी आंकड़ों को ये सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित कर रहे हैं, उनके लिए हम आलेखीय विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। आलेखीय विधियों में सबसे पहली जो विधि है वो अपनी है चित्र आलेख विधि। चित्र आलेख। चित्र आलेख में क्या होता है साथियों, जैसे बहुत सारी वस्तुओं को एक संकेत के द्वारा दर्शा दिया जाता है। जैसे इस आलेख के अंदर क्या किया गया है कि एक कार बनाई गई है, इसका मतलब है कि ये 100 कारों को निरूपित कर रही है। तो उस एक कोई विशेष कंपनी है जिसने जुलाई के अंदर आपके एक पूरी कार का मतलब 100 कारें, फिर इस कार का मतलब भी 100 कारें और इस आधी कार का मतलब है 50 कारें। तो इस तरीके से उस कंपनी ने टोटल 250 कारें बनाई हैं। अगस्त में समझने की कोशिश करें तो 100, 100, 200 और 100, 300 कारें हो गई। सितंबर की बात करें तो 100, 100, 200, 100, 300 और 100, 400। इस तरीके से सितंबर के अंदर आपके कुल 400 कारें बनाई गई है। चलिए अब देखते हैं अगला विशेष प्रकार का आलेख अपना दंड आलेख। दंड आलेख में क्या होता है साथियों, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाइयाँ का मतलब दंडों की ऊंचाइयों से है, कर्म से उनके मानों के समानुपाती होती है। जैसा कि एक विशेष एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि इस तरफ तो वर्ष दिए गए हैं, शैक्षिक वर्ष, और इस तरफ दिए गए हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो किसी विशेष विद्यालय में आपके 2003-4 के अंदर या 100 विद्यार्थी थे, बहुत बढ़िया बात है। वर्ष 2004-5 में उसी स्कूल के अंदर आपके 200 विद्यार्थी हो गए और इसी तरीके से एडमिशन बढ़ते गए। और 2007-8 की हम लोग चर्चा करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 2007-8 के अंदर 350 विद्यार्थी थे। अब कई बार क्या होता है कि विशेष प्रकार के आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दिखाने के लिए द्विदंड आलेख या डबल बार ग्राफ का भी उपयोग किया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को इस तरफ लिखा गया है और एक्स अक्ष की तरफ लिखा गया है सब्जेक्ट्स को। तो 2005-6 का जो आंकड़ा है उसे एकदम प्लेन ग्राफ से और 2006-7 को यहाँ डार्क किया गया है। तो उस विशेष विद्यार्थी ने 2005-6 के अंदर तो गणित में 30 अंक लाया था और 2006-7 के अंदर वो गणित में 60 अंक लाया था। तो इसलिए दो आंकड़ों को एक एक साथ भी निरूपित किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला विशेष प्रकार का आपके आलेख, जिसमें हम पाई या वर्त आलेख के बारे में समझेंगे। वर्त आलेख में क्या होता है साथियों कि हमें जो संपूर्ण आंकड़े हैं उनको एक वर्त के रूप में निरूपित करना है। और वर्त में हम जानते हैं इस केंद्र के जो चारों ओर जो कोण बना है ये 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो संपूर्ण मान दिया गया है उसको तो रख देंगे इस तरफ संपूर्ण, और पूरा जो कोण है केंद्र के चारों ओर वो 360 डिग्री का है। और जो भी हमें विशेष चीज़ लानी होगी, जैसे कि मतलब कोई आंकड़ा दे दिया तो उसके लिए हमें कुछ लाना है, तो उसको हम लोग यहाँ ऊपर रख करके और फिर इस फॉर्मूले की मदद से उसका जो केंद्रीय कोण, तिर्य्य कोण कह दो चाहे केंद्रीय कोण, माप करके और फिर उन आंकड़ों की एक टेबल बनाएंगे और उसकी मदद से इस वर्त आलेख के अंदर उनको निरूपित कर देंगे। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या दे रहा है बुक्स वाला। वर्त आलेख में क्या होता है साथियों कि वर्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों के मध्य संबंध दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ वर्त को संपूर्ण तिर्य्य खंडों में विभाजित किया जाता है। यहाँ वर्त को एक संपूर्ण तिर्य्य खंडों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक तिर्य्य खंड की साइज या जो अमाप है उसके द्वारा क्रियाकलाप या सूचना उसके समानुपाती होती है। तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। और वर्त आलेख को ही हम लोग साथियों पाई चार्ट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली की। प्रश्नावली 4.1 साथियों। तो 4.1 में हमें क्या क्या पूछा गया वो देखते हैं।
तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत को पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया बात है। इस पाई चार्ट से हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पाई चार्ट हमें ऐसा बोल रहा है कि लोक संगीत को पसंद करने वाले तो 30% व्यक्ति हैं, मनोरंजनात्मक संगीत को पसंद करने वाले 40% हैं, उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले 20% हैं और शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले अपने यहाँ 10% लोग हैं। तो पहला प्रश्न हमें बोल रहा है यदि कुल 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करें, वेरी गुड, शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले कुल 20 व्यक्ति हो तो इस सर्वे में कितने युवा व्यक्तियों को शामिल किया गया था वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत प्रेमी या शास्त्रीय संगीत प्रेमी या शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कुल लोग कितने हैं वो, और उनमें भाग दे देंगे हम कुल लोगों का भाग देंगे और फिर उसको गुणा करवा देंगे 100 से। तो इस तरीके से हमें शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले 10% लोग प्राप्त होंगे। तो इनमें जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उनका हम लोग उपयोग कर लें साथियों। तो हमें ऐसा दिया गया है कि शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले 20 लोग हैं, जबकि कुल लोग कितने हैं ये हमें मालूम नहीं है। तो कोई बात नहीं, और कुल जो प्रतिशत है लोगों का वो 100% है, और इस तरीके से शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 10% व्यक्ति हमें दिए गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मुझे कुल लोग लाने हैं, तो कुल लोग साथियों या इधर भाग में है तो इसको बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो वो ऊपर चले जाएंगे गुणा में, और यहाँ मैं लिख दूंगा कुल लोग। और इस तरफ देखें तो बाईं ओर हमारे पास 20 गुणा 100 दिए गए हैं, और इधर जो ये 10 था वो इधर गुणा में है, तो इस वजह से इसको बाईं ओर पक्षांतरण करेंगे तो वो भाग में आ जाएगा साथियों। तो इसको मैंने लिख दिया भाग में। अब 10 का भाग 20 में जाता है 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 200, और 200 कौन है, 200 अपने वो कुल लोग हैं। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करें, और हम जानते हैं शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति कुल का 10% है, तो इस तरीके से उस सर्वे में जो कुल व्यक्ति थे वो अपने 200 हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। इसका जो दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है साथियों, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाएगा या किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिसका है उसी प्रकार का संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मनोरंजक प्रकार का, मनोरंजक संगीत को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलिए बहुत ही आसान था। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए संगीत की तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। तो हमें कुल प्रतिशत मालूम है 100, और प्रत्येक प्रकार के संगीत का हमें प्रतिशत मालूम है। तो इस तरीके से हम लोग जो विभिन्न प्रकार के संगीत प्रेमी हैं वो कुल कितने हैं 1000 में से वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करें, शास्त्रीय संगीत से ही शुरू करें कि शास्त्रीय संगीत वाला लाना है। तो शास्त्रीय संगीत प्रेमी जो कितने होंगे, शास्त्रीय संगीत प्रेमी साथियों, शास्त्रीय संगीत प्रेमी है वो शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति 10% है, और कुल व्यक्तियों का प्रतिशत है वो 100 है। और जो नीचे 100 है प्रतिशत और कुल व्यक्तियों की बात करें तो अब हमें यहाँ 1000 व्यक्ति दे दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि 100 का भाग 1000 में 10 बार जाता है, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो उन 1000 व्यक्तियों में से जो 100 व्यक्ति ऐसे होंगे जो शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद लोक संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति। आप जानते हैं लोक संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति 30% हैं, तो इनको रखेंगे ऊपर। हम ये भी जानते हैं कुल 100% है, उसको रखेंगे नीचे। और कुल लोग 1000 हैं तो यह हमने लिख दिया पीछे 1000। 100 का भाग 1000 में जाएगा 10 बार, और 10 को जैसे ही हम लोग 30 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से अपने यहाँ लोक संगीत को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 हो गई। अगला हम मनोरंजक प्रकार के ज्ञात करें। साथियों यहाँ मनोरंजक संगीत प्रेमी है वो 40% लोग हैं, तो 40% को ऊपर रख देंगे। कुल लोग हैं वो 100% है, और कुल व्यक्ति है वो 1000 दिए गए हैं यहाँ। तो 100 का भाग 1000 में चला गया 10 बार, और 10 को 40 से गुणा किया तो इस तरीके से अपने यहाँ 400 जो लोग हैं वो मनोरंजन प्रकार के संगीत प्रेमी हो गए।
अब आखिरी बचा है उपशास्त्रीय संगीत प्रेमी। उपशास्त्रीय संगीत प्रेमी, उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति हमारे पास यहाँ 20% है, कुल व्यक्ति 100% है, और कुल व्यक्ति हमारे पास यहाँ 1000 है। तो 100 का भाग 1000 में चला गया साथियों 10 बार, और 10 को 20 से गुणा किया, तो इस प्रकार यहाँ पर 200 व्यक्ति आ गए। तो 10% वाले शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले 100 व्यक्ति थे, 30% लोक संगीत को पसंद करने वाले 300 व्यक्ति थे, 40% मनोरंजक को पसंद करने वाले कुल व्यक्ति 400 थे, और 20% उपशास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्ति 200 थे। तो इस तरीके से ये 200 और 400, 600 और 300, 900 और 100 पूरे 1000 व्यक्ति हो गए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। साथियों, इसमें हमें दिया गया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इनसे प्राप्त आंकड़ों को या एक चित्र में दिखा दिया कि ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति 90 जने हैं, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले 120 हैं, और शीत ऋतु को पसंद करने वाले 150 व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले भाई? तो सबसे अधिक मत मिले हैं शीत ऋतु को, सर्दी की ऋतु को। तो पहला प्रश्न का जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास शीत ऋतु, शीत ऋतु को। दूसरा हमें बोल रहा है प्रत्येक तिर्यकखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया बात है। ग्रीष्म, वर्षा और शीत तीनों का हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे, और फिर इस सूचना को दर्शाने के लिए हमें एक पाई चार्ट भी बनाना है। चलिए अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड हमें क्या बोल रही है साथियों? ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले 90 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले इसी का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया जाए। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण, ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण, और जो केंद्रीय कोण आएगा उसको यहाँ संकेत में यहाँ मैं लिख देता हूँ केंद्रीय, और फिर पीछे कर देते हैं हम कोण। तो केंद्रीय कोण, चलिए केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए मुझे मालूम है पूरे व्यक्ति कितने हैं 360, और वृत्त के केंद्र के चारों ओर बनने वाला कोण भी कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का ही। ग्रीष्म ऋतु वाला निकालना है, तो ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं 90 व्यक्ति। तो 360 का भाग 360 में एक बार, और एक को जब आप 90 डिग्री से गुणा करोगे साथियों, तो इसका जो केंद्रीय कोण है वो भी आपके 90 डिग्री ही आएगा। तो ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो केंद्रीय कोण है वो 90 डिग्री है अपने। चलो ये क्लियर हो गया। अगला अब हम देखते हैं वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले। चलिए वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण निकालें, तो यहाँ मैंने लिख दिया वर्षा। तो वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण, कुल व्यक्ति 360 हैं, केंद्र के चारों ओर बनने वाला कोण भी 360 डिग्री का ही होता है, और वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति 120 हैं। तो 360 का भाग 360 में एक बार, और एक को जब आप 120 डिग्री से गुणा करेंगे तो आपके जो केंद्रीय कोण है वो भी 120 डिग्री आएगा साथियों। तो इस तरीके से अपने यहाँ इसका जो केंद्रीय कोण है वो 120 डिग्री हो गया। चलिए अब आखिरी देखते हैं शीत ऋतु को पसंद करने वाले। तो शीत ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति 150 हैं, इसलिए हमने 150 लिख दिए। कुल व्यक्ति 360 हैं, और केंद्रीय कोण वृत्त के चारों ओर 360 डिग्री का होता है। तो शीत ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण या तिर्यक कोण 360 में 360 का भाग एक बार, और एक को 150 से गुणा किया, तो इस तरीके से अपने यहाँ 150 डिग्री आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, जो मान दिए गए हैं वही इसके केंद्रीय कोण हो गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका बनाना है पाई चार्ट या वर्त आलेख साथियों। तो वो किस प्रकार से बनेगा चलिए हम देखते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है साथियों, प्रकार की सहायता से एक ऐसा वर्त बनाना है, या आपने वर्त बना दिया, उस वर्त के अंदर यहाँ बीच में केंद्र लेना है, केंद्र से एक सीधी लाइन खींचनी है, और यहाँ चांदे को रख के और इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण माप करके, और आपको यहाँ पहला जो केंद्रीय कोण है वो 90 डिग्री लिख करके, और इसको ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्ति के नाम से दर्शाना है। फिर
फिर आपके यहाँ पर चांदे को आप कुछ इस तरीके से रखिएगा और इस तरीके से, और यहाँ से कोण मापना शुरू कीजिए। और जहाँ आपके 120 डिग्री का कोण आए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 डिग्री जहाँ कोण आ जाए वहाँ इसको सीधा आप इस तरीके से मिला दीजिएगा। और ये आपके 120 डिग्री का जो कोण है वो हो जाएगा वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों को, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए। तीसरा अब जो बचा है रिमेनिंग, वो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑटोमेटिक अब आपके 150 डिग्री हो गया। तो आप जांच करने के लिए देखना चाहो तो भले ही जांच कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करना, चांदे को रखना कुछ इस तरीके से यूँ, और सेंटर पॉइंट यहाँ होना चाहिए। फिर यहाँ से 0 डिग्री से आप उसका पाठ्यांक पढ़ना शुरू करना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150 पूरा यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये 150 डिग्री का हो जाएगा। और 150 डिग्री कोण वाले जो व्यक्ति हैं वो शीत ऋतु को पसंद करते हैं। और इस तरीके से अपना यहाँ पाई चार्ट या वर्तालेख बन जाएगा। चलिए मैं आपको इसको बना के ही बता देता हूँ। तो देखिए साथियों, जो दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें ऋतुएं दी गई है, ये ग्रीष्म, वर्षा और शीत, उनकी पसंद करने वाले व्यक्तियों के मतों की संख्या भी दे दी और उसके लिए हमने केंद्रीय कोण भी निकाल लिया। तो इसके लिए हम बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, या वर्त आलेख बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक प्रकार लेकर के और उसकी सहायता से कुछ इस तरीके से एक आपके वर्त बनाऊंगा। तो वर्त का जो केंद्र है वो ले लिया मैंने, ये केंद्र हो गया इसका। और स्केल की सहायता से मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं, यहां से यहां तक मिला दिया। अब यहां से अपना जो पहला केंद्रीय कोण है वो मापना शुरू करेंगे, ग्रीष्म ऋतु वाला। ग्रीष्म ऋतु वाला जो केंद्रीय कोण है वो 90 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, हमेशा इस चांदे को इस प्रकार से रखना है कि ये वाली जो लाइन है वो हमेशा इसको कवर करे और इस बिंदु पर ये जो 90 डिग्री वाली जो ये लाइन है ये सीधी इसके ऊपर आए। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से देखो, ये लाइन एकदम 0 के ऊपर, 0 डिग्री वाली रेखा के ऊपर है और ये एकदम इसके सेंटर में है। तो यहां से आपको इस तरफ से 0 से शुरू करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया आपने 90 डिग्री वाला कोण पहला। अब क्या करना है, इसको सीधा यूं मिला दीजिए, ये आपने इसको इससे मिला दिया, ये पहला हो गया आपने 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाला है कौन सा, ग्रीष्म ऋतु वाला, बिल्कुल सही है। फिर अगला जो केंद्रीय कोण है वर्षा ऋतु 120 डिग्री वाला, उसको कैसे क्या बनाना है, इस बार आपको चांदे को इस तरीके से रखना है, इस लाइन पर कोण बनाना है। तो इस लाइन के ऊपर आपने चांदे को इस तरीके से रख दिया और ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको ऊपर खसका कर एकदम यहाँ ले लिया, जहां दोनों लाइनें मिल रही है सेंटर पॉइंट पर यहाँ। तो यहां से अब 0 डिग्री नापना शुरू कीजिए और जहां 120 आ जाए वहां करके आपको रुक जाना है। तो यहां से मैंने नापना शुरू किया तो देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और ये हो गया अपना यहाँ 120 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मिला लूंगा, ये हो गया आपके 120 डिग्री। ये हमने माप लिया 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन सा है साथियों, वर्षा ऋतु पसंद करने वाला, ये हो गया वर्षा ऋतु वाला। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ये ऑटोमेटिक आपके 150 डिग्री का है और ये शीत ऋतु वाला है। कि सर कैसे पता चलेगा, अभी माप लेते हैं। इस बार चांदे को रखिए आप इस तरीके से, क्योंकि आपको यहां से 150 डिग्री का कोण मापना है। तो जो पिछला कोण हमने बनाया था उसके ऊपर 0 डिग्री ले लिया और इसको यहाँ खसकाते हुए ये वर्त का केंद्र था वह हमने इसको सेंटर मान करके यहाँ से कोण मापना शुरू करेंगे। ये 0 यहाँ से इस सीधी रेखा में यहाँ 0 है, फिर 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे घूमते 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 जब हम यहाँ आएंगे और हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा 150 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने इस वर्त आलेख को बहुत ही आसानी से बना लिया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न साथियों, जिसमें हमें बताया गया है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट आपको बनाना है और ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। तो कुल जो व्यक्ति है वो 36 व्यक्ति है साथियों, कुल व्यक्ति 36 है अपने, और उनमें से 18 व्यक्ति है वो नीले रंग को, 9 व्यक्ति हरे रंग को, 6 व्यक्ति लाल रंग को और 3 व्यक्ति है वो पीले रंग को पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे। तो नीले रंग के लिए, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण निकालते हैं। और क्यों न उस केंद्रीय कोण को हम लोग यहीं लिख लें पीछे
ये लिख दिया मैंने केंद्रीय और आगे लिख दिया कोण। तो केंद्रीय कोण को सामने लिखते जाएंगे और ज्ञात या नीचे अपन लोग कर लेते। तो नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कुल लोग 36 है, उसको नीचे लिख दिया और ऊपर गुणा करवा दिया 360 डिग्री से साथियों, क्योंकि केंद्रीय कोण है वो वर्त के केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री का बनता है। और नीले रंग को पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने यहाँ 18 व्यक्ति हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 18। अब 36 का भाग 360 में जाएगा 10 बार और 10 को जैसे ही आप 18 से गुणा करोगे तो नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का जो केंद्रीय कोण है वो अपने यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अगला देखते हैं हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण। तो ये लीजिए, हरा रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 9 हैं, कुल व्यक्ति 36 हैं और 36 व्यक्तियों का जो केंद्रीय कोण है कुल वो 360 डिग्री है। 36 का भाग चला जाएगा 360 डिग्री में 10 बार और 10 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपके हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति निकालने हैं, तो ये मैंने लिख दिया लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण। लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 6 हैं, तो 36 का भाग 360 में 10 बार और 10 को जैसे ही आप लोग गुणा करोगे 6 से तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। और अब पीछे बचा केवल आखिरी पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति, तो यहाँ मैंने लिख दिया पीला रंग। और पीले रंग को पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो मेरे पास केवल 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ 3 कर देंगे और इस तरीके से 3 को 10 से गुणा करोगे आप तो वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति हो गए 30 डिग्री केंद्रीय कोण वाले और इस तरीके से इन सब कोणों को जोड़ोगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका वर्त आलेख बनाना है। तो वर्त आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्त आलेख बनाने के लिए हम लोग ऐसा एक वर्त बनाएंगे जिसमें ये केंद्र हो गया और केंद्र से पहले नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 18 थे और 18 का जो केंद्रीय कोण है वो आप लोग यहाँ देख सकते हो 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री का कोण एकदम सरल रेखा में बनता है, तो ये सीधा 180 डिग्री हो गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग 180 डिग्री और व्यक्ति हो गए नीले रंग को पसंद करने वाले। उसके बाद दूसरा हरे रंग वाले व्यक्ति 9 हैं, इनका केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चांदा रख करके और नीचे की ओर ऐसा 90 डिग्री का कोण बना देंगे और यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री है वो हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण हो गया। तो इसी तरीके से लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 6 है, तो यहाँ इस तरीके से चांदा रख के और यहाँ 60 डिग्री का कोण बना देंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री का कोण। और ये हो गए आपके लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण। और आखिर में जो बचा है वो 30 डिग्री वाला है और वो है पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय कोण। तो चलिए देखते हैं ये कैसा बनता है, बना के बताते हैं आपको। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, हमें यहाँ विभिन्न रंगों के नाम दिए गए हैं, उनको पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ है और उनके लिए हमने केंद्रीय कोण पहले से ही निकाल के तैयार रखे हैं। तो इसका वर्त आलेख बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, प्रकार से कुछ इस तरीके से एक पहले वर्त बनाओगे। ये आपने एक वर्त बना दिया, कुछ इस तरीके से प्रकार को घुमा के। चलिए ये आपने बहुत बढ़िया किया। अब क्या करना है आपको, यहां पर ये हो गया इसका सेंटर और सेंटर से एक सीधी लाइन खींच दो। ये आपने सेंटर से एक सीधी लाइन ले ली। अब पहला जो सबसे पहला है वो नीले रंग पसंद करने वाले 18 व्यक्ति थे जिनका केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। तो यहां हम 180 का कोण बनाएंगे, तो इस लाइन के ऊपर अपनी ये चांदी की ये लाइन हो जाएगी, वर्त के केंद्र पर ये मतलब सेंटर वाली लाइन हो गई। अब यहां से 0 है, 0 से 180 एकदम इसके अपोजिट घूमते हुए पूरा घूमेगा कोण, यहां अपने 180 आएंगे सरल रेखा में। तो इस तरीके से हम क्या करें, इसको मिला देवें। ये हो गया अपना पहला 180 डिग्री वाला कोण। अब 180 डिग्री वाला है कौन सा, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या या मतों वाला। दूसरा हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति 9 व्यक्ति है जिनका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। तो साथियों अब हमें यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप चांदे को रखोगे यहां और ये सेंटर पॉइंट पर आपके ये दोनों लाइनें 90 डिग्री वाली और ये जो मतलब 0 डिग्री वाली मिलती है उसको यहां रखेंगे। और यहां से शुरू किया हमने इसको 0 से,
इस तरफ हमने 0 माना है साथियों, थोड़ा एडजस्ट करें इसको, ठीक है। तो ये अपना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया अपना 90 डिग्री। इसको इससे मिला दिया हमने और यहां लिख दिया 90 डिग्री और ये हो गया हरा। फिर लाल रंग वाला है वो 60 डिग्री का है, तो आपको यहां पर इस तरीके से 60 डिग्री का कोण बनाना है, जहां पिछला कोण बनाया था उसी रेखा पर। तो ये इस रेखा को 0 डिग्री वाली रेखा ने कवर कर लिया और इसको खसकाते हुए 90 डिग्री वाली को वर्त के केंद्र पर रख दिया। अब देखते हैं, यहां से शुरुआत करें अपन 0 से। ये अपना 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री है अपना यहाँ। तो इसको मैं मिला दूं के वर्त के केंद्र से, तो ये हो गया अपना 60 डिग्री। बहुत सिंपल है साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। ये हो गया 60 डिग्री और 60 डिग्री कौन सा है? लाल रंग वाला। यहां हमने लिख दिया लाल। अब जो लास्ट में बचा है वो ऑटोमेटिक 30 डिग्री वाला ही है और पीले रंग का ही है। आप चाहो तो इसको भी माप सकते हो। तो ये कुछ कैसे क्या आएगा देखिए, इसके ऊपर कोण बना रहे हैं, ये सेंटर है और आप खुद माप के देख सकते हैं। देखो ये 0 डिग्री, ये 10, ये 20 और ये 30 एकदम ओके है अपना। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हैं, वेरी गुड, तो निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला जो है वो क्या बोल रहा है आपको कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 हम सभी विषयों के केंद्रीय कोण की मदद से सभी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक निकाल ले में 540 में से। तो इस तरीके से हमें लगभग सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपन लोग गणित को पसंद करने वाले व्यक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में साथियों, गणित का केंद्रीय कोण यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 90 डिग्री और कुल केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री का। और इनटू हम जानते हैं कि कुल अंक है वो 540 में से है। तो देखिए 10 से 10 काट देंगे क्योंकि 10 का भाग चला जाएगा दोनों में, और फिर 9 का भाग चला जाएगा इसमें 4 बार और 9 का भाग इसमें चला जाएगा आपके 6 बार साथियों। फिर 2 का भाग चला जाएगा 4 में 2 बार और 6 में चला जाएगा आपके 3 बार। फिर 2 का भाग 90 में चला जाएगा साथियों 45 बार, और 45 को जैसे ही आप लोग 3 से गुणा करेंगे, 45 को जैसे ही आप लोग 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 45 गुणा 3 135। तो इस तरीके से ये आ गया 135। तो गणित में जो प्राप्त किए गए अंक हैं वो किसी विद्यार्थी के, वो आपके 135 अंक आ गए। तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ 135 अंक। चलिए, अब हमें सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक निकालने, जिसका जो आपके केंद्रीय कोण है वो 65 डिग्री है। तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, आपके अंकों का जो केंद्रीय कोण है वो 65 डिग्री है, और उसके भाग में कुल कोण केंद्रीय कोण 360 डिग्री और कुल अंक 540 हैं। तो हम जानते हैं ठीक पहले वाले की तरह 0 से 0 कट गया क्योंकि दोनों में 10 का भाग जाता है। 9 का भाग इसमें 4 बार और 9 का भाग चला गया इसमें 6 बार। फिर 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार और 2 का भाग 6 में चला गया आपके 3 बार। अब 65 को 3 से गुणा करें साथियों तो ये आते हैं 195, और 2 का भाग 19 में चला जाएगा साथियों 9 बार, 9 दूनी 18। 19 में से 18 गए, 19 में से 18 हमने घटा दिए, पीछे बचा 1 और अगली संख्या 5 है, तो 15 में भाग चला गया 7 दूनी 14 बार, और पीछे बचा आपके 1 शेषफल और 2 का हमने भाग दिया था। तो इस तरीके से 97 से ही 1/2 या 97.5 नंबर है वो सामाजिक में लेके आया है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। सामाजिक में जो वो बचा है वो आपके 97.5 नंबर, 97.5 लिख दो, या फिर आप 97 से ही 1/2 लिख दो। अब रही बात विज्ञान की, चलिए तो विज्ञान में भी प्राप्त किए गए अंक हैं वो निकाल।
विज्ञान का केंद्रीय कोण 80 डिग्री है साथियों। तो आप देख सकते हैं कि 90 का भाग 360 में 4 बार जाता है, 90 का भाग 540 में 6 बार जाएगा, और फिर 4 को 2 से काट दिया 2 बार, और 6 को 2 से काट दिया 3 बार। अब 2 का भाग है वो 80 में जाएगा साथियों 40 बार, और 40 को 3 से गुणा करोगे तो इस तरीके से 120 अंक वो जो विद्यार्थी है वो आपके विज्ञान विषय में लेके आ जाएगा। अब देखना है हिंदी में कितने अंक लेके आता है। हिंदी का केंद्रीय कोण साथियों 70 डिग्री नजर आ रहा है। तो चलिए यहाँ हिंदी में प्राप्त अंक है, हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री कर दिया, कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री का है, और आपके कुल अंक है वो 540 है। तो 360 में 90 का भाग चला जाएगा, आपके 360 में 90 का भाग चला जाएगा 4 बार, और 540 में चला गया 6 बार। फिर 4 में 2 का भाग 2 बार, और 6 में 2 का भाग 3 बार, आपके 6 में 2 का भाग 3 बार। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है ही। अब 2 का भाग 70 में देंगे तो जाएगा 35 बार, और 35 को 3 से गुणा करेंगे तब 105 अंक है वो आपके हिंदी में आएंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 105 अंक। अब आखिरी में बची है अंग्रेजी। तो चलिए अंग्रेजी वाले को ही क्यों पीछे छोड़े, अंग्रेजी भी निकाल दें। तो साथियों अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 55 डिग्री। अब वही बातें 360 में 90 का भाग 4 बार, 540 में 6 बार, 540 में चला जाएगा आपके 6 बार, और फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, और 2 का भाग 4 में 2 बार, और 55 को 3 से गुणा करोगे तो 165 डिग्री आएंगे साथियों। और इसमें आप 2 का भाग दोगे तो ये हो गया 8 दूनी 16, और 5 में चला जाएगा 2 दूनी 4, और पीछे 1 बच गया, और भाग दिया था हमने 2 का। तो कहने का मतलब 84.5 अंक है वो लेके आएगा आपके अंग्रेजी में। तो उसको 84.5 लिख देता हूँ मैं। अब पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न में इसने पूछा था कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो बिल्कुल आसानी से हम यहाँ से पकड़ सकते हैं इसको कि भाई वो हिंदी के अंदर है, वो आपके 105 अंक लेके आता है। तो पहले के अंदर आ गया आपके हिंदी। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। तो इसको आप चाहते तो दूसरे को सीधा भी ज्ञात कर सकते थे। आपको क्या करना है, गणित में हिंदी से कितने अंक ज़्यादा प्राप्त किए। तो गणित का केंद्रीय कोण कितना है, गणित का केंद्रीय कोण है आपके पास 90 डिग्री, और उसमें से हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है 70 डिग्री, उसको घटा दो, और पूरा केंद्रीय कोण कितना है 360 डिग्री का, और कुल अंक कितने हैं 540। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सरल करें हम। तो चलिए लेते हैं इसे अगली स्लाइड पर। 90 में से 70 चला जाएगा साथियों, पीछे बचेगा 20, और भाग में है अपने 360, और गुणा कुल जो प्राप्त अंक थे वो 540 है। 90 का भाग 360 में 4 बार, 90 का भाग 540 में चला जाएगा 6 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 6 में चला जाएगा 3 बार, और 2 का भाग 20 में चला जाएगा 10 बार। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे साथियों तो 30 अंक है वो आपके अधिक प्राप्त करता है। तो प्रश्न बोल रहा था कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो हमने ज्ञात कर लिया 30 अंक अधिक प्राप्त किए। और आप ऐसा यहाँ पर भी देख सकते हो सीधा ही, गणित में वो 135 अंक लाता है और हिंदी में 105 लाता है। तो 135 में से 105 घटा लो, सीधा ही आ जाएगा आपके 30 अंक। तो चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो देखो साथियों, किस किस का, सामाजिक विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान का तो केंद्रीय कोण है आपके पास 65 डिग्री और गणित का केंद्रीय कोण है 90 डिग्री। तो इन दोनों के केंद्रीय कोणों का यदि हम योग करें तो वो योग आता है आपके 90 + 65 155 डिग्री। कोई बात नहीं। फिर विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोणों का योग करें तो विज्ञान का केंद्रीय कोण है 80 डिग्री और हिंदी का केंद्रीय कोण है 70 डिग्री। तो इन दोनों का यदि हम योग करें तो इन दोनों का जो योग है केंद्रीय कोणों का वो आता है 150 डिग्री, 70 + 80। तो कहने का मतलब केंद्रीय कोणों के योगों की बात करें, विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का केंद्रीय कोण 155 डिग्री, जो आपके विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए केंद्रीय कोणों के अंकों के योग 150 से 5 डिग्री अधिक है। तो ओबियस है वो ज़्यादा होगा। और आप सीधा यहाँ पर भी देख सकते हो, सीधा ज्ञात करके भी कि भाई हिंदी में, गणित में तो 135 अंक लेके आ रहा है और सामाजिक में लेके आ रहा है आपके ये 97.5 अंक। तो 135 के अंदर हम 97.5 जोड़ेंगे साथियों तो ये आपके 0.55 दशमलव का दशमलव 7 5 12 का 2 हसल की 1 1 और 3 4 4 और 9 13 हसल की 1 232 अंक ला रहा है साथियों। और विज्ञान और हिंदी वाले अंक जोड़ें
तो विज्ञान में तो लेके आया था अंक 120 और हिंदी में लेके आया है अंक 105। इन दोनों को जोड़ें तो ये 5, 2 और 2 225 ही आते हैं। तो ये इससे 7.5 अंक ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। आपको इस प्रश्न को हल करना है तो आप सीधा इस तरीके से लिखिएगा कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग 232.5 है और विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है वो 225 है। तो अतः यहाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में 7.5 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न हमें बोल रहा है, इसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के अंदर आपको दिखाना है। तो पाई चार्ट में दिखाना है साथियों, तो क्यों न हम इसका जो केंद्रीय कोण वाला पोर्शन है वो यहाँ जोड़ दें। साथ में इसके जो केंद्रीय कोण आते जाएंगे वो यहाँ इसमें हम लोग लिखते जाएंगे और नीचे केंद्रीय कोण ज्ञात करते जाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया ये केंद्रीय और फिर शॉर्ट में लिख दिया कोण। तो सबसे पहले हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग, हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी। तो हिंदी भाषा बोलने वाले जो विद्यार्थी है वो अपने यहाँ 40 है। कुल विद्यार्थी साथियों हमारे पास यहाँ 72 है और हम जानते हैं कि कुल केंद्र के चारों ओर बनने वाला जो केंद्रीय कोण है वो 360 डिग्री का होता है। तो 72 का भाग जाता है 360 में साथियों 5 बार और 5 को जैसे ही आप 40 से गुणा करेंगे वो आपके हो जाएगा 200 डिग्री। तो यहाँ आपके जो हिंदी का जो केंद्रीय कोण है वो अकेले का ही 200 डिग्री है। अगला है हमारे पास अंग्रेजी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी। तो अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी 12 है साथियों। तो सेम वो का वो 72 का भाग 360 में 5 बार और 5 को 12 से गुणा किया तो अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों का जो केंद्रीय कोण है वो 60 डिग्री हो गया। इसी तरीके से हम मराठी, तमिली और बंगाली का भी निकाल लें तो मराठी बोलने वाले टाबरों यहाँ 9 लोग हैं। तो 72 का भाग 360 में 5 बार और फिर 9 को 5 से गुणा किया तो इस तरीके से आपके 9 पंजे 45 है। तो 45 डिग्री का जो कोण है वो आपके मराठियों का आ गया। उसके बाद चाहिए तमिल वाले कितने? तमिल बोलने वाले 7 विद्यार्थी हैं साथियों। तो 72 का भाग 360 में 5 बार और 5 को 7 से गुणा किया तो ये 7 पंजे 35 डिग्री है, वो आपके तमिल भाषी हो गए। अब बचा है आखिरी बंगाली बोलने वाले 72 में से 4 विद्यार्थी हैं। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। 72 का भाग आपके 360 में 5 बार और 5 को 4 से गुणा किया तो इस तरीके से जो ये 20 डिग्री केंद्रीय कोण है वो आपके बंगाली बोलने वाले विद्यार्थियों का है। तो चलिए अब बनाते हैं इसका हम लोग वर्त आलेख या पाई चार्ट। तो वर्त आलेख बनाने के लिए हम लोग ऐसा एक वर्त बनाएंगे और उस वर्त का ये हो गया केंद्रीय कोण। केंद्र से यहाँ सीधी लाइन खींच दी और यहाँ से हमें साथियों इस तरीके से चांदा रख करके चांदे का सेंटर पॉइंट यहाँ होना चाहिए और इधर से कोण मापना शुरू करेंगे। तो आपके इधर से कोण मापना शुरू करेंगे आप तो 0 डिग्री से फिर यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा और 180 से 20 अधिक मतलब 200 डिग्री यहाँ आएगा लगभग आपके। तो ये 200 डिग्री है वो हो गए आपके हिंदी बोलने वाले 40 विद्यार्थियों का केंद्रीय कोण। फिर यहाँ चांदा रख के और यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाना है तो 60 डिग्री वाले वो हो गए आपके इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी। फिर यहाँ चांदा रख के इससे आगे 45 डिग्री का कोण बनाना है साथियों। तो वो 45 डिग्री वाले हो गए आपके मराठी बोलने वाले। और फिर यहाँ चांदा रख के और इससे आगे 35 डिग्री का कोण बनाना है तो वो 35 डिग्री वाले वो हो गए आपके तमिल बोलने वाले। और आखिरी में तो 4 विद्यार्थी थे बंगाली बोलने वाले 20 डिग्री केंद्रीय कोण वाले, वो यहाँ आ जाएंगे। तो चलिए इसको मैं आपको बना के बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं आज का इस एक्सरसाइज का आखिरी 5वां प्रश्न, जिसमें हमें विभिन्न भाषा को पसंद करने वाले विद्यार्थियों या विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है यहाँ और उनके केंद्रीय कोण हमने पहले से यहाँ निकाल के रख लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्त बनाएंगे क्योंकि हमें वर्त आलेख बनाना है। तो ये बना लिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं इसमें, ये बना लिया मैंने वर्त। अब जहां पर यह वर्त का केंद्र था वो बिंदु ले लिया और एक सीधी रेखा से इसको मिला दिया मैंने कुछ इस तरीके से, ये मिला दिया। और पहला जो केंद्रीय कोण है वो हिंदी वाला साथियों,
पहला जो केंद्रीय कोण है वो हिंदी वाला है, वो 40 विद्यार्थियों के लिए 200 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें 200 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैं 0 डिग्री वाली रेखा से इस रेखा को कवर करूंगा, और जो 90 डिग्री वाला है ये वाली रेखा, इसको मैं वर्त के केंद्र पे लाके रखूंगा। तो यहां से मैं कोण मापना शुरू करूं अब कुछ इस तरीके से। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इस तरीके से आते आते यहां पर हो जाएंगे अपने 180। तो अभी भी पूरे 200 नहीं हुए साथियों, 180 हुए हैं। तो पहले इसको ज्वाइन करवा दें, हम मिला दें। ये अपनी 180 वाली लाइन है। अब इस 180 वाली लाइन से भी मुझे 20 डिग्री ज्यादा लेना है, तब जाकर के मेरा जो ये केंद्रीय कोण 200 डिग्री बनेगा। तो मैं यहाँ उल्टा रख करके चांदे को और इस 180 से आगे 20 गिनना शुरू करूं। तो देखो ये 0, ये 10 और ये 20 यहाँ आया है। तो इस तरीके से पहला अपना जो केंद्रीय कोण है वो 200 डिग्री का बना है कुछ इस तरीके से, यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये 200 डिग्री। और ये हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों के, हिंदी बोलने वाले 40 विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। इससे आगे अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों का 60 डिग्री कोण है। तो 60 डिग्री कोण बनाने के लिए मैं इसके ऊपर चांदे को रखूंगा। 0 डिग्री वाली लाइन 200 डिग्री वाली लाइन को कवर कर लेगी, और 90 डिग्री वाली जो रेखा है उसको मैं एकदम सेंटर पे रखूंगा, और यहां से मेरा कोण नापना शुरू होगा। तो 0 ये हो जाएगा आपके 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ हो गया 60 डिग्री। इनको मिला दें, मिलाते ही ये हो गए अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का त्रिज्य खंड। तो ये 60 डिग्री है केंद्रीय कोण, 12 अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थियों को ये निरूपित करता है। अगला है मराठी बोलने वाले का। मराठी बोलने वाले बच्चों के लिए जो 45 डिग्री का कोण है, तो इस जो पिछले अंग्रेजी की जो लास्ट लाइन थी इसके ऊपर हम कोण बनाएंगे 45 डिग्री का। तो ये 0 डिग्री वाली रेखा इसको कवर कर रही है, और इसको मैं आगे खसकाते हुए सेंटर पॉइंट पर ले जाऊं। अब देखिए यहां से ये 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, 40 और 50 के बीच में ये 5वीं लाइन है, ये आपके 45 डिग्री को निरूपित करती है। तो इसको मैं अब ज्वाइन करवा दूं सीधा केंद्र से। तो इस तरीके से ये 45 डिग्री का कोण बन गया, और ये हो गया अपने 9 विद्यार्थी मराठी बोलने वाले जिनका केंद्रीय कोण है आपके 45 डिग्री था। अब बचा है 7 विद्यार्थियों के लिए 35 डिग्री का कोण जो तमिल बोलते हैं। तो 0 डिग्री वाली लाइन को मैं इस मराठी की लास्ट वाली लाइन पे रख दूं, और इसको शिफ्ट करते करते 90 डिग्री वाली रेखा को केंद्र पे रखें। तो यहां से ये 0, 10, 20, 30 और 40 के बीच में साथियों ये 5वीं लाइन है वो आपके 35 डिग्री की है। तो अब इसको इससे ज्वाइन करवाएं, मिलाएं। तो ये मैंने इसको इससे मिला दिया, और ये जो 35 डिग्री वाला कोण है ये निरूपित कर रहा है उन 7 तमिल बोलने वाले बच्चों की संख्या को। अब लास्ट में जो कोण बचा है वो ऑटोमेटिक 20 डिग्री का ही होगा, और वो बंगाली बोलने वाले 4 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। आप चाहो तो इसको नाप भी सकते हो। तो नापने के लिए मैं लास्ट तमिल वाली लाइन पर 0 डिग्री लूंगा, और फिर इसको शिफ्ट करते 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 यहाँ लेके आ गया मैं 90 डिग्री वाले कोण को केंद्र पर, और आप माप के देख लीजिए सकते हो 0 से 10 और 10 से 20, बिल्कुल एकदम करेक्ट डायग्राम है अपना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों। जिसमें हम संयोग और प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, संयोग और प्रायिकता, संयोग हमारे जीवन में आधारित घटने वाली घटनाओं के अनुभव हैं जो कभी हमारे पक्ष में होते हैं या हमारे पक्ष में नहीं होते हैं। जैसे इसमें एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल की सहायता से बताया गया है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन बरसाती लेकर के निकलते हैं और कई दिनों तक कोई बरसात नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन बरसाती ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी बरसात हो जाती है। या हमारे कक्षा में कोई कक्षा टेस्ट है जिसमें 5 अध्याय दिए गए हैं और उनमें एक विद्यार्थी एक टेस्ट में 5 में से 4 अध्याय अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है, परंतु बड़ा प्रश्न उस अध्याय से पूछ लिया जाता है जिसको उसने अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया था। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक विशेष रेलगाड़ी है जो सही समय पर चलती है, परंतु जिस दिन आप सही समय पर पहुंचते हैं वो देरी से आती है, परंतु जिस दिन आप देरी से जाओगे उस दिन वो रेलगाड़ी समय पर निकल जाएगी। तो ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में आधारित है, उन्हीं से संयोग निकलता है, उन्हीं से संयोग है। वही संयोग एक हमारे जीवन का अनुभव है। तो उस पर आधारित जो बातें हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रायिकता की बात करें साथियों, तो प्रायिकता हमारे साथ जो घटना घटी है
उसके कुल कितने परिणाम हैं, कुल परिणामों में हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, उनका जो अनुपात है वो आपके प्रायिकता कहलाती है, अनुकूल परिणाम। जैसे हम कोई एक गेम खेलते हैं जिसमें पासा फेंकते हैं, तो पासा फेंकने पर हमें 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हमने जो पासा फेंका वो तो हमारी हो गई यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक मतलब आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या था, हम पासा फेंकेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया और उसके फलस्वरूप हमें जो रिजल्ट मिले हैं, परिणाम मिले हैं 1 से 6, ये उसके हो गए आपके प्रयोग के परिणाम या आउटकम्स। अब इनमें से मैं कोई भी गेम जीतता हूँ कब, कि जब मुझे 2 या 4 मिले। अब मेरे जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 या 4 हो गए और कुल आउटकम उसके अंदर 6 है, तो मेरे उस गेम में जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो चलिए कोई परिणाम प्राप्त करना है ये भी हम इसके अंदर देख लेते हैं, बुक्स में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि आपने संभवतः ये देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच प्रारंभ होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान बाहर जाकर ये निर्णय लेने के लिए एक सिक्का उछालते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। साथियों, यह सिक्का इसलिए उछाला जाता है क्योंकि सिक्का उछालने से पहले दोनों ही टीमों के कप्तान को ये मालूम नहीं होता है कि सिक्के पर आया जो परिणाम है वो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। अब जिसका संयोग अच्छा रहेगा, जिसके जीतने का संयोग रहेगा, उसके अनुसार वो परिणाम आ जाएगा। अब इसमें जो हमने सिक्का उछाला है ये हमारा एक यादृच्छिक प्रयोग हो गया जिसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उस प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो परिणाम आया है चित या पट, वो इसके परिणाम हो गए, रिजल्ट हो गए। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे समसंभावित परिणाम क्या होते हैं। समसंभावित परिणाम ऐसे परिणाम कि एक प्रयोग में जिसे हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं और उसके जो परिणाम है, चाहे जितने भी परिणाम हो, सबके आने की बराबर संभावना हो, सबके आने के बराबर चांस हो, तो वो जो घटना है हमारे समसंभावित परिणाम वाली घटना कहलाती है। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो एक सिक्का उछालें तो एक सिक्का उछालने पर हमें हेड या टेल मिल जाता है। यदि हम 2 सिक्के उछालें एक साथ या एक सिक्के को 2 बार उछालें तो पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर हेड और दूसरे पर भी हेड आ सकता है, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है, या दोनों पर ही टेल आ जाए। तो ये जो चारों ही घटनाएं हैं ये संभावित परिणाम है, चारों में से कोई भी आ सकती है, चारों के आने की संभावना बराबर है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसे हम समसंभावित परिणाम वाली घटनाएं कहते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों, पहला प्रश्न कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। एक पहिया घुमाना है, एक पहिया घुमा दिया, पहिए के अंदर देखो मतलब एक पहिया घुमाना है और पहिए के अंदर देखो ये ABCD और A आपके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहिया घुमाऊंगा, पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम, तो पहिए को घुमाएंगे और हमें जो परिणाम प्राप्त होगा वो इस तरीके से हो सकता है साथियों कि ये जो तीर का निशान है वो आपके या B पर रुका हुआ है तो बिल्कुल B पर रुक सकता है, ये C पर भी रुक सकता है, ये D पर भी रुक सकता है, और यहाँ मुझे A 2 बार दिया हुआ है तो A पर भी रुक सकता है। तो इस तरीके से हमारे इसमें जो परिणाम है वो कुल 1 2 3 4 और 5 परिणाम आए हैं, जिनमें A 2 बार है व B C व D प्रत्येक 1 बार है। अब ये बोल रहा है कि एक सिक्के को आप 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या क्या परिणाम मिलते हैं। तो चलिए इसकी भी चर्चा कर लेवे हम। बी प्यारे साथियों, इसमें ऐसा बोल रहा है आपको एक सिक्के को 2 बार उछालना है, तो बिल्कुल 2 बार उछाल देंगे। यदि मैं पहला सिक्का उछालूं जिसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है, और उसी के साथ मैं दूसरा सिक्का उछालूं उसमें भी आपके हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है साथियों। तो ये मैंने हेड और टेल लिख दिया। अब क्या हो सकता है, यहाँ पहले सिक्के पर भी हेड आ जावे और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जावे, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर तो हेड आ जावे और दूसरे पर टेल आ जावे, या पहले सिक्के पर आपके टेल आ गया और दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है, या दोनों ही सिक्कों पर आपके टेल आ जाए। तो इस तरीके से बी में 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालो तो दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है।
दूसरे पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है, या दोनों पर ही टेल आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ कुल 4 परिणाम आने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में साथियों, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को आपको लिखना है। तो इसमें तो पहले तो मैं ये बता दूं कि पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, तो पासा फेंकते हैं तो उसके प्राप्त परिणामों को मैं यहाँ ऊपर लिख दूं तो वो आपके 6 परिणाम आएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 साथियों। इस तरीके से कुल 6 परिणाम आएंगे। अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न बोल रहा है, जिसमें ए जो बात बता रहा है वो है एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए, एक प्राइम नंबर आना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें खुद के अलावा दूसरों का किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो 1 से 6 तक वो आपके 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 5 हो सकती है। ठीक इसी तरीके से इसका जो पहले का जो बी है वो आपसे बोल रहा है कि अभाज्य नहीं हो। जो अभाज्य नहीं हो तो उसमें से एक तो 1 शामिल है, क्योंकि 1 न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। और फिर अगले जो आपके पास 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 भाज्य संख्या है, इसमें 2 का भाग जाता है। और फिर उससे अगला 6 हो जाएगा, उसमें 2 और 3 का भाग जाता है। ठीक इसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न देखा जाए साथियों, दूसरे का दूसरा हमें बोल रहा है कि दूसरे का पहला ए 5 से एक बड़ी संख्या हो। तो 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही है, वो यहाँ 6 है, वो आ सकती है। और दूसरा बी में हमें ऐसा बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो बच गई वो कोई भी 5 से बड़ी नहीं है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 5 खुद भी 5 के बराबर ही है, 5 से बड़ी नहीं है। तो इस तरीके से बी में यहाँ 1 से 5 तक आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पहला व दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 के ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो ये जो पहले का ए है इसमें कुछ इस तरीके से मतलब एक गेम बनाया गया था जिसमें इसे बराबर भागों में बांटा था। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ए था, यहाँ पर आपके बी था, या सी था, या डी था, और या वापस ए था। और सब के बराबर आने की जो मतलब संभावनाएं थी। तो उस तीर के उसमें जो तीर लगा हुआ था उस तीर के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालनी है। तो तीर के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो इसके लिए डी पर रुकने की जो अनुकूल स्थिति है वो तो एक ही है कि भाई डी एक बार ही आया हुआ है। और कुल परिणाम की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 और 5 परिणाम है। तो डी पर रुकने की जो प्रायिकता है वो आपके 1/5 हो जाएगी। ये हो गया अपने पहले तीसरे का ए साथियों। अब देखते हैं दूसरा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चलिए, ये ताश की बात कर रहा है तो हम अच्छे तरीके से ताश का नाश कर देवें। हम जानते हैं, वैसे आप जानते हो, खेलोगे ताश तो होगा घर का नाश, लेकिन फिर भी हमें यहाँ ताश पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि ये कार्ड्स है गेम के अंदर, अपने गणित के अंदर प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं अक्सर। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से जो 26 पत्ते होते हैं वो काले रंग में छपे होते हैं, काले रंग के स्याही में छपे हुए होते हैं। और बाकी के जो 26 पत्ते हैं वो आपके लाल रंग की स्याही में छपे होते हैं। 26 लाल रंग में छपे होते हैं। अब जो काले रंग वाले 26 पत्तों की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के सेट हैं। पहला सेट है जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम एक इस तरीके का मतलब आपके चित्र होता है, जानते हो आप अच्छे तरीके से। और इसके 13 पत्ते होते हैं इस सेट में पूरे। और फिर दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं क्लप्स या फिर चिड़ी बोलते हैं हम लोग। और चिड़ी कुछ इस तरीके का एक पौधा होता है यूं, और इसमें भी कुल 13 पत्ते होते हैं। आगे बात करें हम लाल रंग वाले पत्तों की, तो लाली तेरे लाल की नित देखूं उत लाल, लाली देखण में गई होया ही उत लाल। इसमें आपके जो लाल के अंदर पहला जो पत्तों का सेट है वो होता है पान। और पान आप जानते हो अच्छे तरीके से इस तरीके का, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। और दूसरा होता है ईंट, जिसे डायमंड बोलते हैं, हकरपारे की तरह कुछ इस तरीके का, इसमें भी कुल आपके 13 पत्ते होते हैं। अब एक 13 पत्तों का सेट यदि हम ले लें और उसकी चर्चा करें तो 13 पत्ते के सेट में सबसे मतलब संख्यात्मक जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं आपके दुगी, फिर तिरी, फिर चौगी, फिर पांजी, फिर छगी, फिर साती और फिर
8, फिर 9 ला और फिर 10 ला। इसके बाद 11 ला नहीं होती है, फिर होता है आपके गुलाम बिना मूँछों का एक जवान आदमी होता है, फिर होती है क्वीन रानी सा, और एक होता है डाडी मूँछ वाला आइटम किंग। इसके अलावा जो एक पत्ता है वो सब में ए लिखा हुआ होता है, जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, वो अलग से होता है। तो इस तरीके से इसमें कुल आपके 13 पत्तों का एक सेट होता है, जिसमें जो ये गुलाम, क्वीन और किंग है, ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं और बाकी सब पत्ते बिना तस्वीर के हैं। तो इस तरीके से इसमें कुल 13 पत्ते हैं, मतलब 13 पत्तों के अंदर 3 पत्ते हैं वो आपके तस्वीर वाले हैं। तो कुल 4 सेट में 3 चौक 12 पत्ते हैं वो आपके तस्वीर वाले हो जाएंगे, और 4 इक्के होते हैं, जिनमें से आपके 2 इक्के काले कलर के, एक हुकुम का और एक चिड़ी का, और 2 इक्के होते हैं लाल रंग के, जिसमें एक आपके पान का और एक ईंट का। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपने प्रश्न पर, क्योंकि हमने ताश का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। देखिए बी आपसे क्या बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फटी गई 52 ताश की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तो लिखेंगे इक्के, कुल इक्के है वो, और नीचे हो जाएंगे आपके पास कुल पत्ते। तो साथियों 52 पत्तों में से 4 अलग अलग प्रकार के सेटों में एक एक 4 मतलब आपके इक्के होते हैं, और कुल पत्ते हो गए अपने 52। तो कहने का मतलब 4 का भाग 4 में एक बार, और 4 का भाग 52 में चला गया 13 बार। तो इस तरीके से प्रत्येक 13 पत्तों में एक पत्ता है वो इक्के का है। तो इस कारण या इक्का प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो 1/13 हो गई। अब देखते हैं इसका तीसरे का सी में देखिए साथियों, आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें जो मतलब जी का मतलब ग्रीन और रेड का मतलब लाल। तो जो लाल सेब हैं वो आपके रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, 4 मतलब आपको लाल सेब दिए गए हैं। और ग्रीन सेब की बात करें तो हरे सेब, तो हरे सेब है वो जी वाले, वो हमें यहाँ आपके ग्रीन 1 और ग्रीन 2 और ग्रीन 3, 3 सेब है वो हरे दिए गए हैं। मतलब हमारे पास जो कुल सेब है वो हो गए आपके यहाँ 4 और 3 जुड़ के 7 सेब साथियों। अब प्रश्न बोल रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो यहाँ लाल सेब प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम साथियों। प्रायिकता कि लाल सेब हमारे पास कितने हैं वो रख देंगे ऊपर, और उसमें भाग दे देंगे हम कुल सेब का, क्योंकि लाल सेब आना हमारे अनुकूल घटना है और कुल सेब है वो हमारे यहाँ प्रयोग के कुल परिणाम है। तो लाल सेब हो गए अपने पास यहाँ 4 और कुल सेब हो गए 7। तो इस तरीके से अपना उत्तर हो गया 4/7। चलिए देखते हैं अगला चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से लेकर के और 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। बहुत बढ़िया बात है, एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी गई है, उन्हें एक बक्स के अंदर अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है, और बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो आपके संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता है वो हमारे अनुकूल संख्या 6 आने की एक ही पर्ची होगी, और कुल पर्चियाँ होगी 10। तो इस तरीके से इसकी जो प्रायिकता है वो 1/10 हो जाएगी साथियों। संख्या 6 से छोटी हमारे अनुकूल आने की जो घटनाएं हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं होगी। तो हमारे अनुकूल जो मतलब संख्याएं हैं वो तो हो गई 5, और कुल संख्याएं हैं 10। तो इस तरीके से दूसरे की जो प्रायिकता है वो 5 का भाग 5 में एक बार और 10 में चला जाएगा 2 बार, तो 1/2 होगी। इसका जो सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 6 से छोटी की बात करें, 6 से छोटी बिल्कुल 5 हो गई। 6 से बड़ी संख्या साथियों हमारे पास 7, 8, 9 और 10, इस तरीके से कुल 4 अनुकूल परिणाम है। तो यहाँ हमारे अनुकूल परिणाम 4 हो गए, और कुल
जो संख्याएं हैं या कुल पर्चियाँ हैं वो 10 है, तो 2 का भाग 4 में 2 बार और 10 में चला गया 5 बार, तो यहाँ जो प्रायिकता है वो 2/5 हो गई। और अब जो चौथा प्रश्न है वो हमें बोल रहा है एक अंक की संख्या प्राप्त करनी। तो 1 से 10 तक एक अंक की संख्याएं, 1 से 9 तक कुल आपके 9 संख्याएं हैं, तो हमारे अनुकूल परिणाम 9 हो गए और कुल परिणाम 10 है। तो इस तरीके से जो प्रायिकता है वो आपके 9/10 हो गई। चलिए देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। यदि हमारे पास 3 हरे तिर्यकखंड हैं, हरे तिर्यकखंड हो गए साथियों 3, एक नीला तिर्यकखंड है और एक लाल तिर्यकखंड है, तो हमारे पास कुल तिर्यकखंड यहाँ पर 5 हो गए, वाला एक घूमने वाला पहिया है। तो एक हरा तिर्यकखंड आपको ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ऐसा तिर्यकखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं हो। तो 2 घटनाएं हैं। पहला तो हमारे पास हरा तिर्यकखंड, हरा तिर्यकखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जो कुल हमारे पास तिर्यकखंड हैं 3 और एक 4 और एक 5, 5 में से 3 हरे रंग के हैं, तो इस वजह से हमारे हरे रंग का जो हरे तिर्यकखंड है वो प्राप्त करने की प्रायिकता 3/5 हो गई। और दूसरा बोल रहा है कि जो नीला नहीं है, नीला तिर्यकखंड प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो साथियों हमारे पास एक ही नीले रंग का तिर्यकखंड है, तो इसका मतलब बाकी के जो 4 तिर्यकखंड है वो नीले नहीं है, तो उनका नीला नहीं होना हमारे अनुकूल घटना हो गई। और कुल हमारे पास 5 है, तो इस तरीके से इस प्रयोग का जो मतलब आपकी प्रायिकता है वो 4/5 हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न और इस प्रश्नावली का भी आखिरी प्रश्न। प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसमें से प्रश्न 2 क्या था वो मैंने यहाँ वापस लिख दिया कि एक पासे को फेंका जाता है, तो पासा फेंकने पर कुल परिणाम हमें 1 से 6 तक 6 प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या साथियों यहाँ 2, 3 और 5 थी, तो कुल अभाज्य संख्या यहाँ 1 से 6 तक अपने 3 हो गई और कुल जो संख्याएं थी वो 6 है। तो इस तरीके से जो इसकी प्रायिकता है वो 1/2 हो जाएगी। अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 में से 3 संख्याएं अभाज्य है, तो बाकी की 3 बची हुई 1, 4 और 6 अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी अनुकूल स्थिति हमारे लिए यहाँ 3 हो गई और कुल जो अभाज्य संख्याएं हैं वो 6 है। तो इस तरीके से 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में चला गया 2 बार, तो अपने यहाँ प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरे प्रश्न में हमें दूसरे प्रश्न के ए में 5 से बड़ी संख्या लानी है। तो 5 से बड़ी संख्या 1 की 3 6, तो हमारे अनुकूल घटना 1 हो गई और कुल घटनाएं कुल जो परिणाम है वो हमारे पास 6 है। हमारे अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है वो 1/6 हो जाएगी। और इसका जो 5वें का बी है वो बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या नहीं है। तो 5 से बड़ा 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 5 खुद भी 5 से बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हमारे अनुकूल कुल 5 संख्याएं हो गई और कुल जो आपके संख्याएं हैं वो 6 है, तो इसकी प्रायिकता है वो 5/6 हो गई। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।